दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, इसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ BRM के सेकंड पार्ट की आशा लगा के बैठे हैं। जी हाँ, FM के भी बोला है मेरे को, QTM भी बोला है, बिजनेस का भी एक टॉपिक बाकी है, 5 यूनिट सब बल्क में अपलोड होगा। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि सारी चीजें धड़ मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ये धड़ करने के लिए मैं यूनिट 5 के सेकंड पार्ट पे आ गया हूँ, जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। बेसिक इसका 40 मिनट्स अप्रोक्स का प्लस का मैंने एक वीडियो फर्स्ट पार्ट क्लियर कर रखा है, उसको देख लीजिएगा, तभी ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड पार्ट वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समय है कम, काम है ज्यादा, आपके पास और मेरे पास, दोनों के पास। ठीक है, और आपके पास थोड़ा ज्यादा है, मैं तो ठीक है फिर भी। फ्रेमिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फ्रेमिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, यहां पर जब मैं फ्रेमिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूं, तो एक लास्ट वीडियो का मैं रिकॉल करके आपको बता देता हूं कि जब मैं बात कर रहा हूं हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस है क्या, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं। हाइपोथेसिस कुछ भी नहीं है, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है, टेस्टेबल स्टेटमेंट है। यानी कि जिस स्टेटमेंट के ऊपर मैं टेस्ट करता हूं वो टेस्टेबल स्टेटमेंट कहलाता है, और उसी को मैं रिसर्च लैंग्वेज के अंदर हाइपोथेसिस बोलता हूं। सर क्या मैं कहता हूं, ए कैटेगरी के लोग, कौन सी कैटेगरी, ए कैटेगरी के लोग की एज बढ़ती है तो एज इंक्रीज होती है, तो उनकी जो इनकम है वो भी पैरेलल इंक्रीज होती है। अब वो एक कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, बिजनेसमैन, हाउस होल्ड, ठीक है, HUF, NGO, कुछ भी हो सकता है, कंपनी, लिमिटेड कंपनी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे को रिसर्च करनी है इस टॉपिक पे कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों की, जैसे कि अपन मैं मान लेता हूं कि यूपी के इलाहाबाद नगर की मैं बात करता हूं कि वहां के, अगर मैं प्रयागराज की बात करूं, भैया प्रयागराज बोल देते हैं, प्रयागराज की बात कर देते हैं, तो प्रयागराज में जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे इनकम बढ़ी। अगर हम देखा जाए कि हम उसके बेसिक कुछ कंक्लूजन रख लिए कि उसकी जो ग्रेजुएशन लेवल तक का होना चाहिए, उसकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका इनकम लेवल बढ़ेगा। एक क्वेरी आई, तो इसमें रिसर्च एरिया करना है। ये रिसर्च एरिया मेरा हो गया प्रयागराज, वहाँ के पीपल और वहाँ के मेल फीमेल, मैंने जो पॉपुलेशन साइज ली 2 लाख 3 लाख, उसमें से सैंपल विड्रॉल हुआ 20,000 25,000 का सैंपल विड्रॉल हुआ, उस पर मेरे को रिसर्च करनी है। तो रिसर्च करनी है तो मैं जब लिखता हूं देयर इज अ नो रिलेशनशिप, क्या लिखता हूं, देयर इज अ नो रिलेशनशिप, तो ये बन जाती है मेरी नल हाइपोथेसिस, जिसको मैं H0 से लिखता हूं। और जब मैं लिखता हूं कि देयर इज अ रिलेशनशिप, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे यस, यानी कि सिग्निफिकेंस, हमेशा वर्ड यूज करते हैं यहां पर, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप। अब ये है क्या सर, थोड़ा सा ये भी समझा देता हूं। जब दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हैं, इसको H1 बोलते हैं। जब कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता तो H0 बोलते हैं। मैंने क्या बोला फिर समझो, यानी कि H0 का मतलब देयर इज नो है, हमारी ना है, और H1 का मतलब हमारी हाँ है। इसमें लिखने का तरीका केवल यह है कि H0 क्या कह रहा है, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस रिलेशन। अब इस सिग्निफिकेंस वर्ड क्यों लिखते हैं, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये सिग्निफिकेंस वर्ड क्यों आता है हाइपोथेसिस में। तो वो इसलिए आता है कि मटेरियल इंपैक्ट डाल रहे हैं, यानी कि हमारी जो बात है थोड़ा उसमें वेटेज दे रहे हैं, इसलिए सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्ण। एज और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है, और देयर इज नो रिलेशनशिप, ये H1 के बारे में होती है। यानी कि देयर इज अ रिलेशनशिप जो होगी वो H1 होगी, और देयर इज अ नो रिलेशनशिप वो H0 होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर, फ्रेमिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो फ्रेम करना क्या होता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट बता देता हूं, सारी हाइपोथेसिस ऐसे ही फ्रेम होती है। There is a significant relationship between age and the income group of the Prayagraj city A category people. There is a no, और इसकी अल्टरनेटिव क्या होगी, there is a ये तो अल्टरनेटिव हो गई, अल्टरनेटिव मैंने फ्रेम करके दिया आपको। और अगर नल लिखना हो तो जीरो रिलेशनशिप है, इसको क्या बोलेंगे, देयर इज द नो रिलेशनशिप अमंग द
प्रयागराज सिटी पीपल, इनकम एंड द एज ग्रुप ऑफ द कैटेगरी है। तो ये थोड़ा सा जॉट डाउन करना है, ग्रामर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट मेन दो ही वर्ड है इसमें, सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप। बस जब सिग्निफिकेंस की बात करोगे तो यस अल्टरनेटिव वाली आएगी, और नो की बात करोगे तो नल हाइपोथेसिस आएगी। केवल इतनी सी बात क्लियर करनी है, हाइपोथेसिस क्लियर होगी। देखो अभी मैंने दो ही कॉन्सेप्ट बताए। क्या बताया? एक तो हाइपोथेसिस का मतलब बताया आपको, ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। इसके बाद मैंने आपको फ्रेमिंग बताई। फ्रेमिंग में कुछ भी नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट मेरे को लिखना है, देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जब नो रिलेशनशिप आता है तो उसको मैं नल लिखता हूं, मतलब H0। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या H1 लिखते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो दो ही बातें सीखी है अभी तक। क्या सर हाइपोथेसिस तो टेस्टेबल स्टेटमेंट है, क्लियर है। दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है, एक H1 होती है, एक H0 होती है। हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होता है जिनके ऊपर मैं रिसर्च करता हूं। अब ये हाइपोथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बनाई जाती है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी देख लेते हैं। लेकिन बनाते कैसे हैं? देयर इज नो रिलेशनशिप जब मैं लिख दूंगा, नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप तो H0 लिखूंगा। H1, अब बहुत से पीएचडी वाले बंदे कह रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप कहोगे कि सर पीएचडी करने के बाद भी पीएचडी वालों की इतनी बुराई कर रहे हो। हाइपोथेसिस ड्रॉ करने एंड हो जाता है भैया, थीसिस राइटिंग तक आ जाती है, तब तक गाइड नहीं बताता है कि हाइपोथेसिस कैसे लिखनी है। सैंपल सिनॉप्सिस बना दी, गाइड ने लिख दिया, पर गाइड एंड तक गाइड नहीं कर पा रहा है कि आपको बनानी क्यों है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अदर टेस्टिंग में लगे हुए हैं, हम कुछ और ही हमारे फंडे चल रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, लेकिन हम रिसर्च हाई लेवल की कर रहे हैं, पेपर पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन ड्रॉ ऑफ द हाइपोथेसिस लैक हो रहा है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप एमबीए कर रहे हो, पीएचडी करने जाओ, बेसिकली हाइपोथेसिस हमने ही हो गई। अब क्या है हाइपोथेसिस का फंडा? अच्छा, ये आपको अब जो बोर्ड का है दिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आगे 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 कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड लॉजिक एंड इंपॉर्टेंस। अब कंसेप्ट क्या है? पहला तो बेसिकली इतनी थ्योरी दे रखी है, इस थ्योरी को आपको अभी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसमें पढ़ लेना। अभी मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं। मेन कंसेप्ट क्या रहता है, क्यों मैं हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट बनाऊं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लॉजिक क्या है भैया इसके पीछे। इसका लॉजिक ये रहता है कि मुझे मेरा प्रोबेबल आउटकम पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? प्रोबेबल आउटकम। जब भी मैं रिसर्च कर रहा हूं, यदि मुझे पता चल जाए कि मेरा प्रोबेबल आउटकम क्या है, या तो रिलेशनशिप होगा या रिलेशनशिप नहीं होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो अगर मुझे प्रोबेबल आउटकम पता चल जाता है तो मेरी रिसर्च की जो एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, और उसका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जैक्टली मेरे को जाना है। सैंपल साइज भी ले सकते हो इसके अंदर, लेकिन जो सैंपल डिजाइन है, जो रिसर्च प्रोसेस है, रिपोर्ट राइटिंग है, सब में ओवरऑल इंपैक्ट चला जाता है अगर मैंने हाइपोथेसिस करेक्ट ड्रॉ करी, उसका करेक्ट एनालिसिस करा है, और मेरे को प्रॉब्लम का आउटकम पता है। मींस के मेरे को जो मैंने टेस्ट करा है रिसर्च, उसमें मेरे को पता चल गया ना कि एक पर्टिकुलर ए ग्रुप जो है प्रयागराज का, उसका एज और इनकम में रिलेशनशिप है या नहीं है। तो सर इससे और क्या इंपॉर्टेंस है? इससे इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी रिसर्चर होते हैं वो सब क्या चाहते हैं कि H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट हो जाएगा मतलब क्या है सर? रिजेक्ट हो जाएगा मतलब यह है कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप। H0 क्या कहता है? नो रिलेशन। अगर ये रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या निकला कि जो मेरी H1 है वो एक्सेप्ट हो गई। अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, और कहता हूं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये मेरी नल हाइपोथेसिस थी और ये मैंने रिजेक्ट कर दी, इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि H1 एक्सेप्ट हो गई। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं रिसर्च की, कि हमेशा टेस्टिंग H0 पे ही करी जाती है, यानी नल हाइपोथेसिस पे ही मैं टेस्टिंग करता हूं। H1 पे कभी भी टेस्टिंग नहीं होती, हमेशा H0 पे ही टेस्टिंग होती है। यानी कि जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है तो नल हाइपोथेसिस पे टेस्टिंग करी जाती है, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट हो गई तो दोनों में रिलेशन नहीं है, और एक्सेप्ट नहीं हुई तो रिलेशन है, तो ऑटोमेटिकली H1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। इतनी सी बात है,
ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है कि क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये लॉजिक यही है कि मेरे को पता चल जाता है 100% एक्यूरेसी मिल जाती है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल का मतलब क्या है कि कितने परसेंट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए, कितने परसेंट ऑफ एक्यूरेसी मेरे को चाहिए। तो बेसिकली 95% एक्यूरेसी पे वर्क किया जाता है, याद रखना। कितने परसेंट पे? 95, 99, 100 पे तो कभी वर्क कराते ही नहीं, 95 या 99 पे। और मोस्ट कॉमनली यूज मेथड रहता है 95% एक्यूरेसी, मतलब जो मैंने सैंपल विड्रॉल करा है और उससे जो टेस्ट करा है उसका रिजल्ट 95% एक्यूरेट है। मींस कि अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो उसके 5% चांस है कि मैंने गलत उसका एनालिसिस करा है। 95% द रिजल्ट डेटा द ऑल द एनालिसिस आर करेक्ट। 95 और 99, जब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिग्री का लेना होता है तब 99 ले लेते हैं, यूजुअली 95 इज इनफ। ठीक है, इतना सा है। थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंसेप्ट मैंने बता ही दिया है आपको, बुकिश थ्योरी दे रखी है। अब जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, एक नंबर के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल। तो याद रखना सैंपल क्या होता है, आपको मैंने बताया था सैंपल क्या होता है। जो पॉपुलेशन में से मैं उसका प्रोटोटाइप, जो पॉपुलेशन में से मैं विड्रॉल करता हूं, जिस पे मुझे क्या करना होता है, अरे भैया टेस्ट करना होता है, जिस पे मुझे टेस्ट करना होता है। पूरे पॉपुलेशन पे थोड़ी टेस्ट करता हूं मैं, पूरे पॉपुलेशन पे टेस्ट नहीं करता हूं, सैंपल पे टेस्ट करता हूं। तो सैंपल दो तरीके के होते हैं, एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। कोई दिक्कत? दो तरीके के सैंपल, एक लार्ज एक स्मॉल। जो 30 से ज्यादा हो जाए वो लार्ज है, 30 और 30 से ज्यादा, और जो 30 तक है यानी 29 तक वो स्मॉल है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि लार्ज सैंपल की 45 की सैंपल दे दिया, बताइए स्मॉल है कि लार्ज है। बच्चे बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि 45 स्मॉल रहता है नंबर, तो बच्चे कह देते हैं 45 स्मॉल, जबकि वो आ जाता है लार्ज कैटेगरी में। ठीक है, तो ग्रेटर देन 30 इज लार्ज सैंपल और लेस देन और इक्वल टू, अच्छा इसने इसमें दे दिया, ठीक है, इक्वल टू करके भी अगर आ जाए तो स्मॉल 30 में कर लीजिएगा। डिफरेंट बुक्स के अंदर कुछ बुक्स में 30 को लार्ज लिखा है, लेकिन इसमें आपकी एमबीए की बुक के अंदर 30 लेस देन में लिखा है, तो आप इसमें लिख लीजिए। अब एक छोटी सी बात, ज्यादा बड़ा सैंपल होगा तो पैरामीटर कम ऑब्जर्व होंगे कि ज्यादा कम ऑब्जर्व होंगे, तो यही सेकंड पॉइंट कह रहा है। और इधर क्या कह रहा है कि जब छोटा सैंपल होता है तब हम एग्जैक्ट पैरामीटर फॉलो करते हैं और एग्जैक्ट पॉपुलेशन से विड्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरा अंतर कि इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए, लार्ज सैंपल को, और यहाँ पर हम टी टेस्ट फॉलो करते हैं। यहाँ पर टी टेस्ट करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये 30 से ज्यादा का होता है, ये 30 से कम का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये लार्ज सैंपल कैसे, सैंपल कैन बी टेकन एस्टिमेट पॉपुलेशन, एस्टिमेट कर लिया जाता है और यहाँ पर एग्जैक्ट विड्रॉ किया जाता है, क्योंकि सैंपल ज्यादा है इसलिए रूल्स रेगुलेशन कम लगते हैं। लार्ज सैंपल कॉस्ट वाइज ज्यादा होता है, बजट ज्यादा होता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्मॉल सब कुछ इसका अपोजिट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है इस सेकंड पार्ट में, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। और ये मुझे लगता है मैं इतने स्टार बना रहा हूँ, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है। एक्सप्लेन द टाइप 1 एंड द टाइप 2 एरर। अब ये कौन सी एरर है? अब मान लेते हैं यहां पर, तो आप एक बात क्लियर रखना कि व्हाट इज नल। नल का मतलब है नो रिलेशन। क्या मतलब है? नो रिलेशन। बस इतनी सी बात है। और मैंने क्या कहा था, टेस्टिंग किस पे होगी? हमेशा 1 0 पे ही टेस्टिंग होती है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। देखिए, जब नल हाइपोथेसिस सही थी, यानी कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं था, यानी कि एज और इनकम में कोई रिलेशन नहीं था, नो रिलेशन, तो क्या होगा? H0 मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी, H1 रिजेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। जब कोई ये चीज हो जाती है प्रूफ, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? एक्सेप्ट हो जाती है। नल हाइपोथेसिस क्या स्टेटमेंट लिखा था? देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड द इनकम ग्रुप, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड द इनकम ग्रुप ऑफ द प्रयागराज सिटी ग्रुप ऑफ ए कैटेगरी पीपल। ठीक है, ये लिखी मैंने। जब ये एक्सेप्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, बात जो है वो सच्ची है। लेकिन क्या हुआ,
इसको मैंने गलती से रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब मैंने मान लिया कि रिलेशनशिप है, जबकि रिलेशनशिप नहीं था, तो ये कहलाती है टाइप 1 एरर। कौन सी एरर? टाइप 1 एरर। अब ये दोनों याद करने, ये दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये करेक्ट है, करेक्ट है। जब नल हाइपोथेसिस मैंने नॉट रिजेक्ट करी, जब रिजेक्ट नहीं करी यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया, जब रिलेशनशिप नहीं था, तो वो टाइप 2 एरर है। रिजेक्ट नहीं करी यानी क्या हुआ? रिजेक्ट नहीं करी यानी हुआ क्या? एज और इनकम में रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप था, यस, लेकिन मैंने क्या कर दिया? रिलेशनशिप था, अभी आप देखिए यहां पे नॉट रिजेक्ट करी, जबकि रिलेशनशिप था, फॉल्स, तो नॉट रिजेक्टेड। व्हाई? टाइप 2 एरर। यहां पर दो रीजन, नॉट रिजेक्टेड, मैंने उसको रिजेक्ट नहीं करी, तो वो सेकंड काइंड ऑफ एरर हो गई। अब फिर से बहुत बेसिकली समझा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तो वापस क्लियर कर देता हूं। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है जबकि वो सही थी। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है जबकि वो सही थी, मतलब दोनों में रिलेशनशिप था नहीं, मतलब दोनों में रिलेशनशिप नहीं था। देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स, देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स, फिर भी मैंने क्या कर लिया? मान लिया, तो वो मेरी नल हाइपोथेसिस मैंने रिजेक्ट कर दी, तो टाइप 1 एरर हो गई। जब दोनों को मेरे को क्या करना था? दोनों को मानना था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स, क्या मानना था? फॉल्स थी, यानी कि यहां पर नॉट रिजेक्ट करी, यानी कि मेरे पास मैंने उसको रिजेक्ट, नॉट रिजेक्ट कर ली, यानी एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट कर ली का मतलब क्या हुआ? मैंने मान लिया कि एज और इनकम में रिलेशनशिप नहीं है। मैंने क्या मान लिया? एज और इनकम में रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन। तो मेरे को क्या करनी थी? रिजेक्ट करनी थी, पर मैंने क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली, तो मेरी टाइप 2 एरर। फिर से बता दूं, फिर कंफ्यूज हो रहे हो? वापस से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखो कहां गया हमारा? नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट करी जबकि वो सही थी, यानी कि एज और इनकम में नो रिलेशन। अच्छा, एज और इनकम क्या है? दो वेरिएबल है ना? नो रिलेशन। तो क्या होनी चाहिए थी? एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, पर मैंने क्या करा? रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दिया, अगर तो कौन सी एरर हो गई? टाइप 1। अगर एक्सेप्ट कर लेता तो सही था, करेक्ट डिसीजन। क्लियर है? दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, रिजेक्ट कर दी मैंने। अगर एक्सेप्ट कर लेता तो करेक्ट हो जाता, रिजेक्ट कर दी इसलिए गलत हो गया। क्लियर है? अब एज और इनकम में चार्ट क्या कह रहा है जरा देख लो। एज और इनकम में कोई रिलेशन नहीं था, यानी टाइप 2 एरर, नॉट रिजेक्टेड। एज इक्वल टू इनकम थी, तो मेरे को क्या करना था? इसको एक्सेप्ट करना था, लेकिन गलती से मैंने क्या करा? रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 2 एरर हो गई। एक ही टॉपिक को मैंने 3 बार बताया, देखो एक ही टॉपिक को मैंने 3 बार बताया, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि टाइप 1 टाइप 2 एरर आएगी। मेरा दिल कहता है, भले आए ना आए, मेरे को ऐसा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ सिखाने की कोशिश करी। आप सीखे, काफी अच्छा लगेगा। आप ना सीखे तो मैं और मेहनत करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये टाइप 1 टाइप 2 एरर आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं मैं, क्योंकि समय है कम और काम है ज्यादा। ठीक है, अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वन वे और 2 वे क्लासिफिकेशन। देखो इतना बड़ा नाम दे रखा है इसमें एनोवा टेस्टिंग का, और बच्चे इतने डर रहे हैं कि क्यों डर रहे हो? एनोवा का क्या टेस्टिंग? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या लिखा है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एनोवा टेस्टिंग बोलते हैं। अब ये सर वेरिएंस क्या है?
वेरिएंस का मतलब होता है चर, और चर का मतलब होता है घास कल चरने गई है क्या, वो वाला ही चर। चर का मतलब होता है जो चलता है। हिंदी में क्या मतलब होता है, जो चलता है। वेरिएंस यानी कि वो वेरी करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, वो उसका नेचर है फ्रीक्वेंटली चेंज होने का। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज द पैरामीटरिस्टिकल ट्रू टेक्निक यूज्ड टू कॉमन डेटाबेस। दिस इज द टेक्निक ऑफ इन्वेंटेड बाय आर.ए. फिशर, often to refer to the Fisher's ANOVA. For the small application techniques such as t-test, z-test इसमें यूज किए जाते हैं। Compare the mean relative variance between the them. ठीक है, best applied of the more two population और samples have to be compared. The analysis of the variance क्या है अभी आपको समझा देता हूँ। MST डिवाइड बाय MSC इसका फॉर्मूला है, ANOVA कोएफिशिएंट और मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ ड्यू टू एरर। अब ये ANOVA टेस्टिंग क्या है आइए देख लेते हैं। पहले जो वेरिएंस होते हैं वो वेरी करते हैं। अब ये वेरिएंस का मतलब क्या है सर, जैसे कि 2 3 4 5, यहां पे मैं 6, अगर मैं इसका देखूं मीन निकालना है तो भैया मीन कितना आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो मीन कितना आएगा, 5 6 3 5 5 5 10 10 20 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 4, दैट इज मीन। यहां तक समझ में आया? मीन तो यहां तक निकालना आ गया आपको। मीन कैसे निकाला मैंने, 20 इसका सम है और n कितना है 4, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 5 करा, सॉरी n कितना है 5 है ना, 1 2 3 4 5, 20 डिवाइड बाय 5 करा, 4 आ गया मेरा वेरिएंस, ये रहा। अब ये मीन से कोई चीज कितनी वेरी कर रही है, 2 कितना वेरी कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कितना वेरी कर रहा है, 1 कर रहा है, 5 कितना वेरी कर रहा है, 1 कर रहा है, 6 कितना वेरी कर रहा है, 2 कर रहा है। क्लियर है? यही वेरिएंस कहलाता है। यानी कि जो मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन से कोरिलेशन उनका कितना है तो 1 2 3 4, पर वो वेरी करती है सॉरी वो वेरी करती है, वो वेरिएंस कहलाते हैं। ये सारे वेरिएंस हैं। क्लियर? अब वेरिएंस दो तरीके के होते हैं, वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं और इसको नॉर्मल भाषा में हम वेरिएबल भी बोलते हैं। आप कहीं पढ़ोगे तो आपको वेरिएबल्स की डेफिनेशन मिलेगी, वेरिएंस नहीं वर्ड मिलेगा। दो तरीके के, एक है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट से याद आया, अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो भारत माता की जय, जय हिंद। तो अपने घर पे ध्वजारोहण जरूर करें। नरेंद्र मोदी साहब की अपील चल रही है, तो मैं भी एक अपील कर देता हूं कि इंडिपेंडेंट डे पे अपने घर पे ध्वजारोहण जरूर करें, तिरंगा जरूर लगाएं। आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को मानने वाले हों, लेकिन ये भारत देश हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये इंडिया हमारा, और हमारा फर्ज है कि हम इस दिन हमारे देश को समर्पित करें और इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा जरूर फहराएं। तो 15 अगस्त आने वाली है, तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब कि जो वेरिएबल स्वतंत्र हैं, जो खुद ही घूमते रहते हैं, जिनका वेरिएशन किसी का कोई लेना देना नहीं, वो इंडिपेंडेंस कहलाते हैं। जो इन पे डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट पे, यानी कि एक वेरिएबल एज किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि किसी इंसान का, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इनकम, किसी इंसान की इनकम इंडिपेंडेंट होती है, भैया आज इतना कमाया, कंपनी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक तरीके से इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्सपेंसेस। कौन सा है, एक्सपेंसेस। ये हो गया डिपेंडेंट, और ये भैया हमारे इनकम भैया हो गए इंडिपेंडेंट। यानी इनकम के बढ़ने से कम होने से एक्सपेंसेस का कोई लेना देना नहीं है। इनकम तो उसकी मेहनत, उसकी सफलता, उसकी किस्मत, उसका भाग्य और उसकी एफर्ट फिक्स करती है, तो इनकम अलग चीज है। लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनकम के ऊपर। भैया जैसे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे इनकम भी बढ़ेगी, सॉरी जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे तभी बढ़ेंगे जब इनकम बढ़ेगी।
एक्सपेंसेस ऐसे ही बढ़ सकते हैं क्या? कोई 1 लाख रुपए कमाता है, कोई 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम उतने प्रोपोर्शनल रेट पे नहीं बढ़ रही, यानी कि इनकम के ऊपर डिपेंडेंसी किसकी है? एक्सपेंसेस की, यानी एक्सपेंसेस इज फुली डिपेंडेंट ऑन इनकम। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है इनकम, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस दोस वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट इन द नेचर इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट, एंड दोस वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्लियर है? ठीक है, इसको हम एनोवा टेस्टिंग करते हैं, 1 वे और 2 वे एनोवा टेस्टिंग होती है। अब ये क्या है होती है 1 वे और 2 वे? अभी इसको समझ लेते हैं। इस ग्राफ को समझने से पहले, जब एक ही वेरिएबल पे टेस्ट किया जाए, एक वेरिएबल पे डिफरेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाए, कौन सा इंडिपेंडेंट लिया मैंने? इनकम ले लिया। दूसरा इंडिपेंडेंट ले लिया, कल्चर नहीं लिया, आपका सोसाइटी नहीं ली, गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं ली, लॉ नहीं लिया। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी भी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर हमारा एक्सपेंसेस डिपेंड करता है। कल पेट्रोल के भाव बढ़ जाएंगे, हमारा कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है। लेकिन बढ़ने वाले, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बढ़ते ही हैं। ठीक है, कम भी हुए हैं लेकिन अधिकतर तो बढ़ ही रहे हैं। तो जो बढ़ रहे हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल फर्स्ट, एक ही वेरिएबल पे जब हम रिसर्च करते हैं तो उसको 1 वे एनोवा कहते हैं। क्लियर है? जब एक से ज्यादा हो, 1 + 1 2 हो जाए या मोर हो जाए, मोर वेरिएबल, तो उसको 2 वे एनोवा कहते हैं। बताओ, इतनी सी बात है और इतना बड़ा चार्ट है। देखो आओ इसको निपटा देते हैं जल्दी से। एनालिसिस वेरिएबल 1 वे एनोवा इज अ 2 वे एनोवा। पहले दे रखा है 1 वे और सेकंड में दे रखा है 2 वे एनोवा। ठीक है, क्या दिया है? 1 वे एनोवा टेस्टिंग और या फैक्टोरियल एनोवा, इसको 2 वे बोल देना, फैक्टोरियल एनोवा बोल देना या 2 वे बोल देना। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट है या मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं। यहाँ पर बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड द रिप्रेजेंटेशन मैनर होता है। यहाँ पर बिटवीन सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर एज तो उसमें था अपना, यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस के मध्य रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। किसमें? 1 वे में। और जब 2 वे हो तो इनकम भी आ गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आ गई, एज भी आ गई, और ये सबका फैक्टर किससे चेक हो रहा है? एक्सपेंसेस से। ये हो गया 2 वे। क्लियर है ना? कहां गया? हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन मेथड, सेम पार्टिसिपेंट। यहां पर पार्टिसिपेंट चेंज हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसी की एज और उसी की इनकम के बारे में बात हो रही है। या डिफरेंट पार्टिसिपेंट, यदि डिफरेंट पार्टिसिपेंट, यहाँ पे 2 इसमें कर दिए, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट पार्टिसिपेंट, यानी एक की एज की ग्रुप और दूसरे एज की इनकम। जबकि एनोवा के अंदर क्या होता है? 2 वे, 3 वे, 4 वे। इसके अंदर क्या हुआ कि डिफरेंट हमने उसके पैरामीटर ले लिए। ये तो बेसिकली 2 वे एनालिसिस किया जाता है, 2 फैक्टर्स तक ही। 3 वे 4 वे तो आपके एमबीए या पीएचडी के भी हाईएस्ट लेवल पे किया जाता है, जिनका स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही एनालिसिस करना होता है। वो 3 वे और 4 वे एनोवा टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली 2 वे इज इनफ। समझ में आ गया ना? 1 वे एक वेरिएबल, 2 वे अनदर वेरिएबल। 1 वे में जब 1 वेरिएबल लेंगे तो उनके बिटवीन किया जाता है। 2 वे के अंदर इन 2 वेरिएबल्स का एक पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट के साथ एनालिसिस किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, खत्म नहीं हुआ है। देखो मेहनत मैं कर रहा हूँ, पूरी एफर्ट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द सारे वीडियो लाऊंगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई छूट जाता है तो उसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। आप मुझे बताइए, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे बताइए कि सर ये टॉपिक आपने ये यूनिट पूरी करवाई थी लेकिन ये टॉपिक रह गया। यकीन मानिए एग्जाम से पहले तो कम से कम मैं उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो, एक स्टूडेंट ने भी बोल दिया ना तो उसके लिए वो वीडियो ले आऊंगा। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है? जब हम रिसर्च करते हैं, देखिए जब हम रिसर्च करते हैं, अब थोड़ा सा मूड रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि टॉपिक बड़ा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा तारा
मूड रिफ्रेश कर लो, क्योंकि 30 मिनट हो गए, थक गए होंगे, मेरा पूरा विश्वास चल रहा है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम जो है वो नज़दीक है। आपको आगे पढ़ना होगा, जीवन में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता अब है नहीं। जीवन है और हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है। आप मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है, थोड़ी और करो, थोड़ी और जान लगाओ, थोड़ी और मेहनत करो, सफलता आपके कदम बिल्कुल चूमने वाली है। केवल और केवल मेहनत करो, ठीक है। तो बेसिकली हमने कोई एक रिसर्च करी, अभी रिसर्च करी थी एक ग्रुप ऑफ पीपल पे प्रयागराज के, जिनके किसमें रिलेशनशिप चेक करा था, एज और इनकम में। बराबर बात है। एक सेकंड के लिए पॉज कर लेता हूं, है ना। हाँ, एक सेकंड हो गया, ठीक है। मैं कहीं गया नहीं था, थोड़ा सा ड्रिंक वाटर, ठीक। हाँ, एज और इनकम में हमने रिलेशनशिप चेक करा था। तो अब क्या होता है कि जब हम रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं, हमने रिसर्च कर ली, सैंपल ले लिया, विड्रॉल कर लिया, कर दिया सब कुछ, तो अब हमको इसको प्रेजेंट करना होगा। जब हमको इसको रिसर्च को प्रेजेंट करना होगा तो हम एक रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक। यानी रिपोर्ट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग होगी, हमने रिसर्च कैसे करी, सैंपल साइज कहाँ से लिया, इसका कंक्लूजन में कौन से मेथड यूज करें, कौन सी टेस्टिंग करी, इसका मेन कंक्लूजन क्या रहा, हमारा सजेशन क्या रहा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट इन द रिपोर्ट। आगे तो ये रिपोर्ट राइटिंग क्या है, देयर इज अ वेरी डेफिनेट एंड द सेट ऑफ रूल शुड बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में एक बिग फिक्स रूल है कि भाई लिटरेचर रिव्यू यहाँ आएगा, कंक्लूजन यहाँ आएगा, मेथडोलॉजी यहाँ आएगी, सबका सीक्वेंस फिक्स्ड है। रेफरेंसेस यहाँ लिखेंगे, कीपिंग द फॉलोइंग द पर्टिकुलर व्यू, द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट फिक्स रहती है, डिटरमाइनिंग करना है सिंस रिपोर्ट राइटिंग, यानी ईच एंड एवरीथिंग द पैरामीटर शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। बस रिपोर्ट राइटिंग का बेसिक कंसेप्ट तो यही है। अब उसकी टाइप्स कौन कौन से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट्स। देखिए मैं फिर कहता हूं, ये भी टाइप नाम की कोई टाइप होते नहीं। जैसे रिपोर्ट बनाई जाती है, हाउ वी प्रिपेयर अवर रिपोर्ट, दैट इज द बेसिकली द टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट, मींस दैट इज अ काइंड ऑफ द रिपोर्ट कि हाउ वी प्रिपेयर अवर रिपोर्ट, की मींस जिस तरीके से हमने रिपोर्ट बनाई है वो उसका टाइप हो जाता है। जैसे कि लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट। जब मैं लार्ज एनालिसिस करके डिटेल रिपोर्ट देता हूं, जैसे कि कोई संसद के सदन पटल पे कोई समिति कहती है कि अब ऐसा करना चाहिए हमको कि एमबीए का कोर्स में 2 साल की जगह 3 साल का कर देना चाहिए, या अब हमको ऐसा करना चाहिए कि हमारा कॉलेज एजुकेशन में वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए, या हमको ऐसा करना चाहिए कि 6th ऑनवर्ड से वोकेशनल क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए, तो दैट इज अ लॉन्ग रिपोर्ट। कॉलेज की मार्केटिंग टीम में, कंपनी की मार्केटिंग टीम ने कोई रिपोर्ट फाइल करी तो शॉर्ट रिपोर्ट। समझ में आया, द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट। अब ये शॉर्ट लेंथ क्या है, याद रखना 200 पेज से कम की हो तो शॉर्ट है, अधिकतर यही बोला जाता है, और 200 से ज्यादा की हो जाए तो लॉन्ग। इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट, जब कंपनी के इंटरनल ऑडिट की कोई रिपोर्ट हो तो इंटरनल रिपोर्ट, और कंपनी के एक्सटर्नल ऑडिट की यानी कॉम्पिटिटर एनालिसिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज की कोई रिपोर्ट हो तो एक्सटर्नल। वर्टिकुलर और लेटरल रिपोर्ट, वर्टिकुलर और लेटरल। वर्टिकुलर रिपोर्ट मींस के जो कंटिन्यूस चल रही है, वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से, ये है वर्टिकल रिपोर्ट, मतलब जो कंपनी के किसी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के बारे में जानकारी दे रही है, दैट इज द वर्टिकल लेवल ऑफ रिपोर्ट। और लेटरल रिपोर्ट यानी कि पिछले साल के 2 साल की जब हम कंबाइंड करके रिपोर्ट देते हैं, यानी कि किसी इन दोनों का किसी का कंबाइनेशन कर लिया है ना, कॉम्बिनेशन, तो वो लेटरल होगी। आपने सुनी होगी ना लेटरल एंट्री, बीकॉम में होती है, बीटेक में होती है लेटरल एंट्री, यानी डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन दे दिया जाता है। लेटरल यानी कि कब कंबाइंड करके कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी जाती है, यानी कि पुरानी रिपोर्ट भी उसके अंदर मर्ज कर दी गई है, तो वो लेटरल रिपोर्ट होगी। और नॉर्मल जो काइंड की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स होती है वो वर्टिकल। पीरियोडिक रिपोर्ट यानी कि किसी फिक्स पीरियड के लिए 6 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ्स, 1 डे, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, जो एक फिक्स पीरियड के लिए किसी पीरियड को बेस करके रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो पीरियोडिक रिपोर्ट। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट, जब कंपनीज कोई रिपोर्ट मांगती है तो फॉर्मल रिपोर्ट, जब पिताजी कोई रिपोर्ट मांगते हैं तो इनफॉर्मल रिपोर्ट, कि अच्छा बेटा कहाँ गया था, अरे पापा वहाँ गया था, वहाँ गया था, वहाँ गया था। डोंट टेल योर डॉटर कि उसको कहाँ जाना है, टेल योर सन कि वो कहाँ जा रहा है, उससे पूछो कि बेटा तू कहाँ गया था। लड़कियां तो अधिकतर समझदारी होती हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना चलता है। क्या लड़कों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लड़के भी आजकल तो समझदार हो गए, सभी समझदार हो गए, लेकिन
जोक सपाट, जो हम घर पे रिपोर्ट देते हैं, जो हम इनफॉर्मल दे रहे हैं, मींस कि जिसके अंदर कोई कोर्स करिकुलम नहीं है, जिसके अंदर हमने रिपोर्ट राइटिंग का कोई फिक्स मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं करी है, जो ऐसे जेन्युइन, हमारे घर वालों ने पूछा कहाँ गए थे तो हमने एक रिपोर्ट बना के दे दी कि लिख के दे दिया या बोल दिया, वर्बल भी होती है नॉन वर्बल भी होती है, तो बोल दिया, तो इनफॉर्मल। तो फॉर्मल, इन्फॉर्मेशनल और एनालिटिकल। इन्फॉर्मेशनल का मतलब ये है कि उसका एनालिसिस हो चुका है। इन्फॉर्मेशनल मीन्स कि वो प्रोवाइड रिजल्ट, यानी कि वो रिपोर्ट ने ऑलरेडी हमको रिजल्ट दे दिया है कि आपने चेक किया था और मैंने बोल दिया कि एज और इनकम में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, मैंने रिजल्ट दे दिया, तो दैट इज इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। एनालिटिक्स रिपोर्ट, एनालिटिक्स के अंदर अब कुछ कहता है कि इसके अंदर एनालिसिस होना बाकी है, और कोई रिपोर्ट्स कहती है कि जिस इंफॉर्मेशन पे हमने एनालिसिस कर दी है, कुछ बुक्स में लिखा है जिस इंफॉर्मेशन में हमने एनालिसिस कर दी है वो एनालिटिक्स रिपोर्ट। अब नॉर्मल अगर परसेप्शन मेरे जैसे से पूछे तो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट यानी कि जो अखबार में हम जो आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। क्लियर है? और इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन अगर हम किसी जर्नल का, रिसर्च पेपर का एनालिसिस पढ़ते हैं तो वो है एनालिटिक्स रिपोर्ट। क्लियर है? वैसे अखबार में भी एनालिसिस बेस्ड रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये आप इसका थोड़ा जेन्युइन मेरे को सही लगा, लेकिन मैंने चारों परसेप्शन बता दिए। मैंने 3-4 बुक्स इसके अंदर स्टडी करी थी कि इसमें अलग दे रखा है, किसी में अलग दे रखा है। तो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जो केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लाइक कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में इंफॉर्मेशन आती है, और एनालिटिक्स रिपोर्ट यानी कि कोई एक ऑथेंटिक बेस उसने रिसर्च कर रखी है और उससे कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो एनालिटिक्स बेस्ड रिपोर्ट है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म रिवाइज कर लें जल्दी से चलो रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, पीरियोडिक, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, और इंफॉर्मेशनल और एनालिटिक्स, ठीक है, और एक कौन सी रह गई, वर्टिकल और लेटरल, ठीक है। जब कंबाइंड हो जाए तो लेटरल, जब सिंगल ले जाए तो वर्टिकल, जब एनालिसिस हो तो एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशनल आ जाए तो इंफॉर्मेशनल, जब इंटरनल घर की बात हो तो इंटरनल, जब घर के बाहर की बात हो तो एक्सटर्नल, जब किसी समय की बात हो जाए 6 महीना, 1 साल, 5 साल, तो वो पीरियोडिक, फॉर्मल, जब कॉलेज उसके टीचर्स को रिपोर्ट देनी हो तो फॉर्मल, जब पिताजी को देनी हो तो इनफॉर्मल, लॉन्ग, जब दोस्तों से बातें करनी हो तो लॉन्ग रिपोर्ट, जब घर वालों से बात करनी हो तो शॉर्ट रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर है? अब सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है, एक एक पॉइंट मैं समझा देता हूँ और आखिरी के 5-7 मिनट में अंदर ये पॉइंट चैप्टर क्लियर हो जाएगा, यूनिट क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से सीख पाओगे। रिपोर्ट स्ट्रक्चर, पहला है टाइटल। क्या होता है? ये रिपोर्ट का नेम होता है कि रिपोर्ट में आपने किस के ऊपर रिपोर्ट करी। जैसे मेरा टॉपिक था एनालिसिस ऑफ द ई कॉमर्स इन द इंडिया, तो मैं उस टाइटल से बता रहा हूँ कि मैं ई कॉमर्स के एरिया पे इंडिया के अंदर रिसर्च कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि उस रिपोर्ट के अंदर आपकी पहले तो सारणी कि आप उसको कैसे करोगे, कौन सी चीजें हैं, उसकी शॉर्ट समरी टाइप, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंशियल मैनर में सारी चीजें इसमें लिखी हुई नहीं होती, सैंपल साइज लिखा हुआ नहीं होता, केवल बेसिक मेथोडोलॉजी। इंट्रोडक्शन यानी रिपोर्ट कैसे करी जाएगी, मेथड यानी कौन से रिपोर्ट के फॉलो किए जाएंगे, फॉर्मल रहेगी, इनफॉर्मल रहेगी, कैसे रहेगा, 1 टेस्ट रहेगा, 2 टेस्ट रहेगा, कौन सा एनोवा टेस्टिंग होगी, जेड होगी, टी होगी, कौन सी टेस्टिंग होगी, उसका रिजल्ट क्या रहा जो टेस्ट किए थे, उस रिजल्ट का डिस्कशन यानी कि वो रिजल्ट आपके लिए रिजल्ट है, उसको डिस्कस भी करना होगा, इसका ये टेस्ट करा, इसका ये आउटकम रहा, इससे मेरे को ये रिजल्ट लगता है, और उस डिस्कशन का कंक्लूजन कि आप आपने 3-4 टेस्ट किए, इसका डिस्कशन तो ये रहा, अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा। और ये रिसर्च करते समय आपने जिन जिन रेफरेंसेस का यूज करा, हो सकता है वो क्वेश्चनर हो सकता है वो बुक्स हो सकता है वो जर्नल्स हो सकता है वो रिसर्च आर्टिकल हो, उनका सबका रेफरेंस और अपेंडिक्स। इसके अलावा कोई सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं, जैसे कहीं का फोटो वगैरह या कोई अदर डॉक्यूमेंट, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो रेफरेंस में भी नहीं है, तो अपेंडिक्स कहलाता है। लाइक द पेपर ऑफ द क्वेश्चनर कॉपी इज वन ऑफ द अपेंडिक्स। केवल टॉपिक्स याद करने, पीएचडी में इसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है। अभी यहाँ पर इसके अंदर तो केवल ये पॉइंट्स याद करने, वापस से याद करा देता हूँ। इसकी क्रोनोलॉजी चेंज नहीं होगी दोस्तों, याद रखना। ये 1 पे है तो 1 पे ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट एज इट इज रहेंगे। आपने अपेंडिक्स पहला लिख दिया तो गलत हो जाएगा, हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ ऐसा है। सबसे पहले आता है टाइटल, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट, फिर आता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है आपका
मेथड, फिर आता है आपका मेथड के बाद आपका रिजल्ट, रिजल्ट के बाद डिस्कशन, डिस्कशन के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद क्या आया, रेफरेंस, रेफरेंस के बाद क्या आया, अपेंडिक्स। ठीक है, क्लियर है। अपेंडिक्स एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंस जहां से आपने लिखा है, कंक्लूजन जो आपका आउटकम रहा, डिस्कशन जो टॉपिक का रिसर्च किया था, उन मेथड का जो एनालिसिस रहा वो डिस्कशन में, वो रिजल्ट उसका आया, मेथड्स आपने फॉलो किए, इंट्रोडक्शन आप अपनी आउटलाइन दिखाएंगे, इंट्रोडक्शन में मेथड में पूरी मेथडोलॉजी आ जाती है। इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में इन सब का वैसे एक बेसिकली कंक्लूजन लिखा जाता है शुरू से लेकर एंड तक का, कि ये प्रोबेबल मैं करना चाहता हूँ और ये प्रोबेबल इसके आउटकम आने वाले हैं और ये मैं इस ढंग से करूंगा। ये 3 चीजों का जवाब होता है, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो और क्या आउटकम आएगा, और टाइटल, एक यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। इसी के साथ BRM दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से लिख देते हैं, मेरे दिल की बात हो जाएगी तो अच्छा मुझे लग जाएगा। क्या, BRM कंप्लीटेड। मुझे बड़ी खुशी है भाई, BRM का सब्जेक्ट आपका, भले मैंने कितना ही समय लिया लेकिन कंप्लीट हो गया। आप मुझे बताइएगा कैसी रही BRM की जर्नी, बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी की जर्नी आपकी मेरे साथ, आपको मजा आया, सीखने में मिला, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, कुछ मजा आया, मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, आई रियली वेटिंग फॉर इट। थैंक यू।